क्या कोई पूरी की पूरी पौराणिक नगरी सच में समुद्र के नीचे मिल सकती है? आज के इस रोमांचक एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं द्वारका की। एक ऐसा शहर जो सदियों तक सिर्फ महाकाव्यों का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज एक प्रमाणित पुरातात्विक वास्तविकता यानी एक सॉलिड आर्कियोलॉजिकल रियलिटी बन चुका है। इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। हम उन प्राचीन पौराणिक कथाओं से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर समुद्र विज्ञान और भूविज्ञान के उन पक्के सबूतों तक जाएंगे जिन्होंने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1983 में, गुजरात के ओखा तट के पास, जहां डॉक्टर S.R. राव और मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स की उनकी टीम ने अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐतिहासिक छलांग लगाई। पानी की नीली गहराइयों में उतरते ही जो नज़ारा सामने था, उसने पूरी टीम की सांसें रोक दी। रेत के बीच दबी हुई विशाल चट्टानें और बेहतरीन कारीगरी वाली ऊंची ऊंची दीवारें, मतलब ये कोई आम प्राकृतिक बनावट तो बिल्कुल नहीं थी। इस हैरान कर देने वाले दृश्य को देखते ही सबसे पहला सवाल यही उठा, क्या सच में समुद्र की तलहटी में वही शहर दफन है जिसे दुनिया अब तक सिर्फ एक कहानी मानती आई थी? क्या वो लेजेंडरी शहर वाकई में असलियत में वजूद रखता था? अब देखिए, इस खोज की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटने होंगे, जहां यह विस्तार से बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपने लोगों की हिफाजत के लिए इस शहर को बसाया था। कथाओं में जिक्र आता है कि इसके लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से जमीन मांगी थी, और पता है कितनी? लगभग 12 योजन, मतलब आज के हिसाब से करीब 153.6 किलोमीटर की जमीन, जो सीधे समुद्र से निकाली गई थी ताकि एक नया और सुरक्षित ठिकाना बन सके। भागवत पुराण में इस शहर का जो स्केल बताया गया है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने इसे बनाया, जिसमें सोने, चांदी और रत्नों से बने 900 से ज्यादा महल थे। इसके विशाल दरवाजों की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और बेहतरीन सिंचाई व्यवस्थाएं ये साफ दिखाती हैं कि ये एक बेहद अमीर और आत्मनिर्भर महानगर था। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतना भव्य निर्माण होता है, विनाश भी अपना रास्ता खोज ही लेता है। ग्रंथों में बताया गया है कि द्वारका के डूबने की मुख्य वजह कुछ दैवीय श्राप थे। महाभारत के अनुसार ये एक पूरा डोमिनो इफेक्ट था। युद्ध के बाद गांधारी का श्री कृष्ण के वंश को विनाश का श्राप देना, फिर यदुवंशी युवक सांब का ऋषियों का मजाक उड़ाना, जिससे लोहे के मूसल का श्राप मिला, और आखिर में प्रभास तट पर अहंकार में डूबे यदुवंशियों की आपसी लड़ाई। इन्हीं सब कड़ियों के जुड़ने से अंततः ये महान शहर समुद्र में समा गया। सदियों तक हम सब यही मानते रहे कि ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है, लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसे क्लूज मिलने शुरू हुए जिन्हें इतिहासकार अब और इग्नोर नहीं कर सकते थे। सुनी सुनाई बातें कैसे एक सीरियस एकेडमिक रिसर्च में बदल गईं, ये सफ़र बहुत दिलचस्प है। 1930 के दशक में मछुआरों को पानी के नीचे अजीब सी सीधी रेखाएं दिखीं। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई में प्राचीन बर्तन मिले। लेकिन बड़ा टर्निंग पॉइंट 70 के दशक में आया, जब 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें श्री कृष्ण के निवास का स्पष्ट जिक्र था। बस इसी ने डॉक्टर राव के लिए भारत की पहली डीप सी मरीन आर्कियोलॉजी की नींव रख दी। यहाँ सबसे प्रेरणादायक बात डॉक्टर राव की टीम का जज्बा है। इमेजिन कीजिए, फंडिंग ना के बराबर, शुरुआत सिर्फ 800 रुपए से, और कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं। फिर भी उन्होंने मैनुअल डाइविंग और बेसिक सोनार से 1983 से 1992 के बीच 12 अंडर वाटर एक्सपेडिशंस कर डाले। उन्होंने प्राचीन महाकाव्यों को सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक नेविगेशनल मैप की तरह यूज किया, और पानी के 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक दीवार खोज निकाली। और ये डिस्कवरी बहुत ही शानदार तरीके से इतिहास और पौराणिक कथाओं को आपस में जोड़ती है। ग्रंथों में जिस बिजी और भव्य बंदरगाह की बात कही गई थी, मॉडर्न खोज में ठीक वैसा ही हुआ जब उन्हें भारी जहाज़ों के 3 छेद वाले प्राचीन पत्थर के एंकर्स मिले। ये उस जमाने के एडवांस नेविगेशन का एकदम पक्का सबूत था। खैर, ये शुरुआती खोजें अपने आप में बहुत बड़ी थीं, लेकिन 2000 के दशक ने हाई-टेक साइंटिफिक वैलिडेशन का एक नया युग शुरू किया, जिसने आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। बेसिक गियर की जगह एडवांस सोनार और डिजिटल मैपिंग ने ले ली थी। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम की अगुवाई में एक टीम ने 4000 स्क्वायर मीटर एरिया को स्कैन किया। उन्हें पानी के नीचे विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक्स, टेराकोटा की सील्स और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम मिला। साफ था कि एक बेहद सुनियोजित और समझदार सभ्यता की निशानी है।
लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब इन चीज़ों की कार्बन और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें पूरे 9000 साल पुरानी निकली। जी हाँ, मतलब ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी काफ़ी पहले की थी। अब जब इस बात की पुष्टि हो गई कि ये शहर वाकई मौजूद था, तो रिसर्चर्स के सामने असली सवाल ये था कि आखिर इतना विशाल शहर डूबा कैसे। यहीं पर जियोलॉजी और ओशनोग्राफी पिक्चर में आते हैं। इसका सटीक जवाब हमें सी लेवल राइज थ्योरी में मिलता है। अमेरिका के प्रोफेसर रेंज ने अरब सागर के 20,000 सालों के डेटा का एनालिसिस किया। उन्होंने एक वैज्ञानिक रूपरेखा रखी जो दिखाती है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व दुनिया भर में समुद्र के जल स्तर में अचानक एक बहुत भारी उछाल आया था। यह शायद किसी भयंकर सुनामी या ग्लेशियर्स के खिसकने की वजह से हुआ था, जिसने तटीय बस्तियों को पूरी तरह निगल लिया। ये डेटा एकदम क्लियर तस्वीर पेश करता है। आज से 9000 साल पहले समुद्र का स्तर काफी नीचे था, लेकिन बाद में अचानक इसमें 25 मीटर की भयंकर वृद्धि हुई। इस तेज उछाल ने उसी जमीन को हमेशा के लिए ढक लिया जिसे कभी समुद्र से ही बाहर निकाला गया था। दशकों की इस अथक मरीन आर्कियोलॉजी का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल फरवरी 2024 में देखने को मिला, जब एक ऑफिशियल डीप सी डाइव ने मॉडर्न दुनिया को अरब सागर में विश्राम कर रहे उन प्राचीन स्तंभों और मंदिर की नींव से दोबारा जोड़ दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि द्वारिका सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानव विरासत का एक ठोस हिस्सा है। द्वारका की ये पूरी कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ग्रंथ हमारे लिए एक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट का काम कर सकते हैं। ये खोज पौराणिक आस्था और साइंटिफिक ओशिनोग्राफी के बीच की दूरी को बहुत ही खूबसूरती से मिटा देती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये पूरी चर्चा सोचने पर मजबूर करती है कि अगर 5000 साल पुरानी एक लेजेंडरी सिटी साइंटिफिक रूप से सच हो सकती है, तो समुद्र की लहरों के नीचे ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य दबे पड़े हैं जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। बस इंतजार है तो मॉडर्न साइंस के वहां तक पहुंचने का। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।